हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड दिस क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, कर दीजिए कंफर्मेशन क्विकली अपने चैट बॉक्स में सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हम डिस्कस कर रहे हैं बेस बिल्डिंग क्लासेस को, जिसमें मॉड्यूल ए चैप्टर 6 में लास्ट सेशन में हमने सीटीएस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। बेस बिल्डिंग क्लासेस के अंदर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं सो दैट पेपर में फिर वो कोई भी क्वेश्चन पूछे उस कॉन्सेप्ट में से तो हम उसको आसानी से आंसर कर सकें। तो लास्ट सेशन में हमने सीटीएस को कंप्लीटली डिस्कस किया था, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे। तो इस सेशन में हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस ऑन सीटीएस और उसके बाद हम चेक कलेक्शन के जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, आरबी की गाइडलाइंस हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीटीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट सेशन को वॉच नहीं किया तो पहले उस वीडियो को वॉच करें और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड दैट विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। When was the CTS check truncation system introduced by RBI? So इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1 फरवरी 2022 को, 2025 को, 28 को या 2010 को? When was check truncation introduced in India? So check truncation का जो सिस्टम है इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कब उसको इंट्रोड्यूस किया गया? यस, व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज 1 फरवरी 2008। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, What is the legal framework year for check truncation system? चेक ट्रंकेशन सिस्टम का जो लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया उसका साल कौन सा है? 1998 है, 1988 के बाद 2000 है, 2002 है या 2005 है? सो लीगल फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू सीटीएस कौन सा साल है? So it is a 2002. Option C is the right answer. कोशिश करें आंसर प्रोवाइड करने की। ऑल ऑफ यू आप एफर्ट करेंगे तो माइंड एप्लीकेशन होगा, केवल देखेंगे तो उससे कोई बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप अभी अंडरस्टैंड कर जाएंगे लेकिन सब्सिक्वेंटली बहुत क्विकली भूल जाएंगे। हाउ आर चेक्स पेड अंडर सीटीएस? सीटीएस में चेक जो पे किए जाते हैं वो कैसे पे किए जाते हैं? फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स के साथ, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक इमेज, थ्रू कैश ट्रांजैक्शंस या वाया डिजिटल वॉलेट्स। तो हाउ चेक्स आर पेड अंडर सीटीएस? सो चेकों का जो पेमेंट है, उनका जो भुगतान है वो कैसे होता है? फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक के साथ या बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इमेज या थ्रू कैश ट्रांजैक्शन या वाया डिजिटल वॉलेट। तो दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इमेज। इलेक्ट्रॉनिक इमेज के ऊपर बेस्ड ये पेमेंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ट्रंकेशन? सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रंकेशन को लेकर के करेक्ट है? It involves physical movement of the checks. Presenting bank cannot stop flow of physical checks.
Electronic image is transmitted to the paying branch during truncation. Truncation is done after the clearing cycle. तो हमने बताना है इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ट्रंकेशन को लेकर के। सो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करिए, केयरफुली रीड करिए, माइंड को अप्लाई करिए, रिकॉल करिए क्या हमने कॉपी में नोट किया था फ्रॉम द प्रीवियस सेशन एंड देन आंसर प्रोवाइड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट शैल बी द आंसर? द आंसर विल बी सी। इलेक्ट्रॉनिक इमेज को ट्रांसमिट किया जाता है पेइंग ब्रांच के को ट्रंकेशन प्रोसेस के दौरान, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following is the characteristics of CTS? विशेषता कौन सी है CTS की, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की? The paper check after truncation is kept by the payer. Truncation is not done during clearing cycle. Addition of digital signature is mandatory for truncation. Truncation reduces the time taken for realization. तो हमने बताना है कैरेक्टरिस्टिक कौन सा लगता है आपको, विशेषता कौन सी लगती है, वो स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली देखें और फिर डिसाइड करें कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। सो जो ट्रंकेशन है रियलाइजेशन के टाइम को रिड्यूस कर देती है, ये इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर, तो ये इसकी विशेषता है। व्हाट हैपन्स टू पेपर चेक आफ्टर ट्रंकेशन इन CTS? सो पेपर चेक को जब ट्रंकेट कर दिया जाता है CTS सिस्टम के अंदर, तो उसके बाद जो पेपर चेक है उसका क्या हैपन होता है? सो व्हाट हैपन्स? It is destroyed immediately. It is sent to payer's branch. It is kept in custody of bank or clearinghouse which truncated it. It is sent to Reserve Bank of India. So question number 6, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? रीड इट केयरफुली, सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें, किसी भी स्टेटमेंट को बगैर पढ़े इग्नोर मत करें, उसको ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आंसर को प्रोवाइड करें। सो पेपर चेक का क्या किया जाता है ट्रंकेशन सिस्टम में? ट्रंकेशन के बाद इट इज़ केप्ट इन द कस्टडी ऑफ बैंक क्लियरिंग हाउस विच ट्रंकेटेड इट। तो ये जिस बैंक ने, मीन्स जो प्रेजेंटिंग बैंक है, उसकी कस्टडी में रह जाएगा या क्लियरिंग हाउस की कस्टडी में रह जाएगा जिन्होंने इसको ट्रंकेट किया। तो अगर क्लियरिंग हाउस ने ट्रंकेट किया तो क्लियरिंग हाउस की कस्टडी में, अगर प्रेजेंटिंग बैंक ने ट्रंकेट किया तो प्रेजेंट बैंक की कस्टडी में। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। What benefits does CTS provide by obviating need for movement of physical instrument across banking branches? तो CTS का हम बेनिफिट कौन सा मानते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारी नीड है टू मूव द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस बैंक ब्रांचेस, वो हमारी नीड नहीं रहती। इट ऑब्विएट्स दैट नीड, इट ऑब्विएट्स दैट रिक्वायरमेंट। तो बेनिफिट क्या रहता है? increased liquidity requirement, enhanced security features, cost saving, faster clearing cycle. So it obviates the need for, तो उससे बेनिफिट क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 1, विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मोस्ट वन इज कॉस्ट सेविंग। तो जब ये मूवमेंट नहीं होती तो बड़ा बेनिफिट क्या रहता है बैंकों को? तो वो है कॉस्ट सेविंग के अंदर। बाकी बेनिफिट्स भी हैं लेकिन कॉस्ट सेविंग इज द बिगर वन। हाउ डज CTS कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट सेविंग?
किस तरह से कॉस्ट सेविंग में वो कंट्रीब्यूट करता है CTS? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो मशीन्स, reducing liquidity requirement, eliminating check processing infrastructure, enhancing security measures। हमने बताना है कॉस्ट सेविंग वो बैंकों के लिए कैसे करता है। और इट डज कॉस्ट सेविंग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए व्हाट विल बी द आंसर? Question number 2, what will be the answer? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इससे जो चेक प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एलिमिनेट ये कर देता है वर्चुअली। तो एलिमिनेटिंग चेक प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। सो थिंग्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 3, What impact has CTS had on a liquidity requirement? लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर CTS आने के बाद क्या इम्पैक्ट है? इंक्रीज्ड, नो इम्पैक्ट, रिड्यूस्ड या शिफ्टेड लिक्विडिटी टू आउटस्टेशन चेक? सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट? लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है CTS आने के बाद? So what will be the answer? लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लिक्विडिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कम हो गई या ये शिफ्ट हो गई है टू आउट स्टेशन चेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आवर आंसर विल बी ये रिड्यूस हो गई है रिक्वायरमेंट। सो इससे जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि इसमें जो सेटलमेंट है वो नेट बेसिस के ऊपर बन जाता है। What is one of outcomes of CTS regarding micro amount encoding? तो CTS की आउटकम क्या है माइक्रो अमाउंट एनकोडिंग को लेकर के? इंक्रीज्ड एनकोडिंग एरर्स, कंटिन्यूअस रिकंसिलेशन डिफरेंसेस, एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो अमाउंट एनकोडिंग या एनहेंस्ड डेटा मैनिपुलेशन। हमने बताना है रिजल्ट आउटकम CTS का किसको लेकर के? माइक्रो अमाउंट एनकोडिंग को लेकर के। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा? एनकोडिंग एरर्स बढ़ गई हैं, नो। कंटिन्यूस रिकंसिलेशन डिफरेंसेस, एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो अमाउंट एनकोडिंग या एनहेंस्ड डेटा मैनिपुलेशन। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है यहाँ पे सी, माइक्रो अमाउंट एनकोडिंग का एलिमिनेशन। तो दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिस्क डज CTS एलिमिनेट फॉर चेक ड्यूरिंग ट्रांजिट? ट्रांजिट के दौरान जब फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो देयर वाज सम रिस्क। कौन सा वो रिस्क है जो एलिमिनेट हो गया है? रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट, टेम्पर्ड और पिल्फर्ड, रिस्क ऑफ डिलेड क्लियरिंग साइकिल, रिस्क ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एट द बैंक या रिस्क ऑफ चेक रिजेक्शन। तो कौन सा रिस्क एलिमिनेट हो गया है CTS के कारण, बिकॉज ऑफ CTS? So what risk gets eliminated because of CTS during transit period? हमने रिलेट करना है ट्रांजिट के साथ। अगर आपने प्रीवियस लेसन को वॉच किया है तो इन क्वेश्चन के आंसर आप क्विकली दे सकेंगे, और अगर वॉच नहीं किया तो पहले उसको वॉच करेंगे फिर आंसर देना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा ए, जो उसका लॉस का है, टेम्पर विद होने का है या पिल्फरिंग होने का है। तो दैट रिस्क हैज बीन एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ CTS। हाउ डज CTS बेनिफिट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल? तो कस्टमर को बेनिफिट देता है CTS क्लियरिंग साइकिल की टर्म्स में। वो कैसे बेनिफिट देता है? इंक्रीज्ड क्लियरिंग साइकिल टाइम,
नो इम्पैक्ट ऑन क्लियरिंग साइकिल, रिडक्शन इन क्लियरिंग साइकिल टाइम या एनहेंस्ड रिस्क ऑफ लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट। क्वेश्चन नंबर 6, इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल, तो किस तरह से कस्टमर को बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। सो कस्टमर को बेनिफिट मिला कि क्लियरिंग साइकिल टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया। सो वर्चुअली द लॉन्ग क्लियरिंग साइकिल टाइम नाउ इट हैज कम टू T+1 days विद इन द ग्रिड। What charges are not applicable with the CTS grid for outstation check collection? कौन से वो चार्जेस हैं जो CTS ग्रिड के विद इन आउटस्टेशन चेक कलेक्शन में अब एप्लीकेबल नहीं रहे? क्लियरिंग साइकिल चार्जेस, स्पीड क्लियरिंग चार्जेस, माइक्रो एनकोडिंग चार्जेस या सिक्योरिटी चार्जेस, कौन से वो चार्जेस हैं जो अब एप्लीकेबल नहीं हैं? which are not applicable within the grid, ग्रिड के विद इन, ये ध्यान रखना है। सो अगर आउटसाइड द ग्रिड हैं तो चार्जेस एप्लीकेबल हैं, लेकिन विद इन द ग्रिड ये चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का? हमारे इन क्वेश्चंस में हम हर कवर से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा बेस बिल्ड हो रहा है। सो इट इज स्पीड क्लियरिंग चार्जेस। तो पहले जो स्पीड क्लियरिंग के चार्जेस थे, जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, वो अब एप्लीकेबल नहीं रहे। हाउ इज CTS ऑपरेटेड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल डिविजन्स? अगर हम इंडिया में जियोग्राफिकल डिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो CTS को कैसे ऑपरेट किया जाता है? डिवाइडेड इनटू अर्बन एंड रूरल डिविजन्स, divided based on banking sector participation, divided into northern, western and southern grids, divided into time zones। तो CTS जो ऑपरेशनल पार्ट है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल डिविजन्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट बनती है? क्वेश्चन नंबर 8, सो CTS के अब ग्रिड्स बना दिए गए। सो देर आर 3 ग्रिड्स, नॉर्दर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड एंड साउदर्न ग्रिड्स। तो ऑप्शन C इज द आंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है आपके सामने कुछ इश्यूज आ रहे हों। इशू नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को जैसे लिखा गया है, जो इनमें लिखा गया है, बहुत लेंथी होने के कारण या टफ होने के कारण आपको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आती है, और डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए आप उसको बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं और फिर बार बार पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका जो टाइम है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज बन जाता है ये सारा स्टडीज। और इसके अलावा आपको इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं बुक्स में, वो बहुत थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इतनी प्राइस कम दैट आपको लगेगा कि आपको बेस्ट मिल रहा है और बगैर किसी प्राइस के। तो वीडियो लेसन में हम कॉन्सेप्ट को बहुत आसान करके समझाते हैं, जिससे वो आप आसानी से समझ जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और फिर आप ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपकी बहुत प्रैक्टिस करवा देता है। एग्ज़ाम के जस्ट पास जा कर के हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पूरा पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर में क्या पूछा गया, क्या पूछा जाता है। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है जो हमारी हेल्प करेगा, तो वाई नॉट टू यूज़ इट।
तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर और इसको आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आप अपने जो चांसेस हैं मिनिमम स्कोर के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग साइकिल फॉर CTS इंस्ट्रूमेंट्स? CTS इंस्ट्रूमेंट्स में जो फर्स्ट स्टेप है क्लियरिंग साइकिल के अंदर, तो वो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रेजेंटेशन बाय प्रेजेंटिंग बैंक, प्रोसेसिंग बाय क्लियरिंग हाउस, पेमेंट बाय पेइंग बैंक या रिटर्न फाइल डेटा सेंट बाय पेइंग बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बनता है? What is the answer for question number 1? सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है जो प्रेजेंटिंग बैंक है, जो कलेक्टिंग बैंक है, वो प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? क्लियरिंग हाउस को प्रोसेसिंग के लिए। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। When does a return cycle get completed in the clearing cycle for CTS instruments? जो रिटर्न साइकिल है वो कब कंप्लीट होता है क्लियरिंग साइकिल के अंदर CTS इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? सेम डे एज प्रेजेंटेशन, 1 डे आफ्टर प्रेजेंटेशन, 2 डेज आफ्टर प्रेजेंटेशन या 3 डेज आफ्टर प्रेजेंटेशन। तो टेक्निकली हम इनको कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं T0, इसको हम लिखते हैं T1, इसको लिखते हैं हम T2, इसको हम लिखते हैं T3। तो हमने आंसर प्रोवाइड करना है जो रिटर्न साइकिल है वो कब कंप्लीट हो जाता है क्लियरिंग साइकिल में CTS इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपने टेक्स्ट को केयरफुली रीड किया तो आपको लगेगा कि हमने उसके हर टाइप के क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो आंसर हमारा बन जाएगा 1 डे आफ्टर प्रेजेंटेशन यानी T1। What is रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस आफ्टर क्लोजर ऑफ द क्लियरिंग विंडो? क्लियरिंग विंडो जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद क्लियरिंग हाउस का रोल क्या रहता है? प्रेजेंटेशन बाय प्रेजेंटिंग बैंक, प्रोसेसिंग बाय क्लियरिंग हाउस, पेमेंट बाय पेइंग बैंक या अराइविंग एट नेट सेटलमेंट पोजीशन फॉर ईच बैंक। हमने बताना है यहाँ पे क्लियरिंग हाउस का रोल, वो भी कब? जब क्लियरिंग विंडो क्लोज कर दिया जाए, व्हेन क्लियरिंग विंडो इज क्लोज्ड। सो क्लियरिंग विंडो के अंदर रिसीट होता है चेक्स का। सो कुछ बैंकों को उसके मुताबिक पैसा रिसीव करना है, कुछ बैंकों को उसके मुताबिक पैसा पे करना है। तो इसमें क्लियरिंग हाउस का रोल क्या रहता है क्लियरिंग विंडो क्लोज होने के बाद? सो क्लियरिंग हाउस जो है वो अराइव करता है नेट सेटलमेंट पोजीशन ऑफ ईच बैंक। सो हर एक बैंक ने क्लियरिंग के बाद अमाउंट कितना रिसीव करना है और क्लियरिंग होने के बाद अमाउंट पे कितना करना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है उसकी नेटिंग की जाती है। और ये नेटिंग कब होती है? जब क्लियरिंग विंडो क्लोज हो जाती है, यानी नो फर्दर रिसीट ऑफ चेक्स। How many clearing sessions are there per day for CTS instruments in the clearing cycle? Clearing cycle में clearing sessions कितने होते हैं हर रोज? So how many clearing sessions are there? 1 presentation, 1 return, 2 presentation, 2 return, 2 presentations only या 2 returns only? How many clearing sessions are there per day for CTS instruments for clearing cycle? तो एवरी डे क्लियरिंग सेशन कितने रहते हैं? How many clearing cycles? So there are 2 clearings, there are 2, one for presentation, another for return. तो एक प्रेजेंटेशन का, एक रिटर्न का। What is primary precaution for customer using CTS instrument
जो कस्टमर CTS इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उनके लिए प्राइमरी प्रिकॉशन क्या है? टू यूज इमेज फ्रेंडली कलर्ड इंक, टू राइट इन द बॉटम बैंड दैट इज माइकर बैंड, टू मेक ऑल्ट्रेशंस एज रिक्वायर्ड, टू यूज ओनली CTS 2010 कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्राइमरी प्रिकॉशन क्या है? What is primary precaution for customers using CTS instruments? तो उनका जो प्राइमरी प्रिकॉशन है वो है CTS 2010 कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना। तो जब वो इसको यूज करेंगे तो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट विद हो जाएंगी। Which of the following is a prohibition related to processing of checks CTS में? इनमें से कौन सा प्रोहिबिशन है प्रोसेसिंग को लेकर के? यूजिंग इमेज फ्रेंडली कलर्ड इंक, मेकिंग ऑल्ट्रेशंस इन मटेरियल फील्ड्स, राइटिंग इन द बॉटम बैंड माइकर बैंड, राइटिंग क्लियरली एंड लेजिबली। इनमें से कौन सा प्रोहिबिटेड है जिसके कारण प्रोसेसिंग नहीं होगी चेक्स की? जिसके कारण चेकों का प्रोसेसिंग रुक जाएगा। तो वो प्रोहिबिशन इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। इट इज प्रोहिबिशन रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, मेकिंग ऑल्ट्रेशंस इन द मटेरियल फील्ड। ऑप्शन हमारा सी ना हो करके ऑप्शन बी है। मेकिंग ऑल्ट्रेशंस, अगर ऑल्ट्रेशंस कर दी गई मटेरियल फील्ड्स के अंदर तो प्रोसेसिंग रुक जाएगी। लेकिन ऑप्शन सी भी करेक्ट है। बॉटम बैंड जो माइकर बैंड है तो वहां पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पे बेस्ट आंसर हमारा बन जाएगा बी एंड सी। प्रोसेसिंग पार्ट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। According to precautions, what should customer avoid while writing on the check? Precautions के मुताबिक कस्टमर को क्या अवॉइड करना चाहिए जब वो चेक को लिख रहा है? Using fresh check if necessary, writing in the bottom band marker band, making alterations in material field, writing details using different pens at different times. तो प्रिकॉशंस के मुताबिक व्हाट कस्टमर शुड अवॉइड व्हाइल राइटिंग द चेक? कस्टमर को क्या अवॉइड करना चाहिए? कस्टमर को अवॉइड करना चाहिए यूजिंग डिटेल्स, राइटिंग डिटेल्स यूजिंग डिफरेंट पेन्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो इसको एक ही पेन यूज करना है और एक ही समय के ऊपर चेक को फिल करना है। What is the consequence of check not compliant with CTS 2010 standards? अगर चेक कंप्लाई नहीं करता CTS 2010 स्टैंडर्ड्स को तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? What will be the consequence? They are allowed to be cleared. They are returned to the presenting bank. They are processed by clearing house. They are sent to paying bank for payment. हमने बताने हैं कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे फॉर नॉट कंप्लाइंग विद CTS 2010 स्टैंडर्ड्स। व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंस? द कॉन्सिक्वेंस विल बी दे विल बी रिटर्न टू द प्रेजेंटिंग बैंक। चेक को प्रोसेस नहीं किया जाएगा, चेक को रिटर्न कर दिया जाएगा प्रेजेंटिंग बैंक को। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है तो उसमें अपने क्वेश्चन को टाइप करें, वहीं से हम आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देंगे। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ना हो, एक जनरल क्वेरी हो, तो किसी भी जनरल क्वेरी के लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आप
इसको डिसलाइक ज़रूर करके जाएं, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। आपके लाइक करने का बेनिफिट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि यूट्यूब जो सेशन ज़्यादा लाइक किए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस लाइक बटन को पुश करके आप और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, योर फेसबुक पेज और एनी अदर सोशल मीडिया अकाउंट। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। जब आप बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते हैं ऑन टाइम, जिससे आपका कोई क्लास मिस नहीं होता। तो चलें फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, हमने पूरे के पूरे CTS से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया बहुत अच्छे से। तो चलें अब इसको वाइंड अप करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।